इसका नाम ये कंबोजलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट शो मनी सेंट्रल का। आज मनी सेंट्रल में चर्चा कई मुद्दों पर होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा के तमाम मुद्दों में से सबसे बड़ी खबर कौन सी है सर? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है। शुभम का गला आज थोड़ा सा बेहतर है लेकिन पूरी तरह नहीं है। मनी सेंट्रल में हमारे पास चर्चा करने के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण जो दिन की सबसे बड़ी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं वो ओपेक की बैठक है। ओपेक की बैठक से क्या फैसला निकल कर आएगा, इस पर बहुत कुछ तय होगा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो कटौती है ये कब तक जारी रहेगी, ये कीमतें आगे बढ़ेंगी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा कई भी और ज़रूरी खबरें हैं जिन पर आज हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल, और उन खबरों में क्या क्या शामिल है ये जानने के लिए देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी ओपेक देशों की बैठक से। क्या ओपेक देशों में होगी रूस की नो एंट्री? क्या रूस बाहर हो जाएगा? क्या ओपेक देश बढ़ाएंगे कच्चे तेल का उत्पादन? ये दूसरा बड़ा सवाल जिस पर सबकी निगाहें हैं। क्यों घट रही एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री? अर्थव्यवस्था की कौन सी तस्वीर दिखा रहे कंपनियों के मुनाफे? क्या ग्राहकों तक पहुंचेगी स्टील कंपनियों की कटौती? क्योंकि स्टील कंपनियों ने भाव में कटौती कर दी है। और चलते चलते जो सरकार की सबसे बड़ी उलझन इस समय बनी हुई है, गेहूं क्यों बन रहा सरकार के लिए चिंता का सबब, इस पर हम चर्चा करेंगे अंशुमान जी से विस्तार में। और मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट भी आपको गेहूं निर्यात से जुड़े तमाम आयामों को खोलकर बताएगी। लेकिन शुरुआत ओपेक से। कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर ओपेक देशों की बैठक से पहले क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी है। मंगलवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $124 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन आज गुरुवार को भाव $113 प्रति बैरल के नीचे आ गया। रिपोर्ट है कि तेल उत्पादन को लेकर ओपेक संगठन और रूस के बीच जो डील हुई थी, ओपेक देश उस डील से रूस को बाहर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद बाजार में ऐसे संकेत मिले कि सऊदी अरब और अन्य ओपेक देश की तरफ से तेल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और इन्हीं संकेतों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। सर, रूस को लेकर सबसे पहले ये उत्पादन से भी बड़ा अगर कोई सवाल है तो ये है कि रूस को लेकर ओपेक देशों की रणनीति क्या होगी? बाहर रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? क्या रणनीति अपनाएंगे? शुभम, अभी इस बात में कुछ स्पष्टता नहीं है क्योंकि ओपेक देशों के लिए बड़ा फैसला होगा कि वो रूस को और रूस के उत्पादन को ओपेक से बाहर कर दें। हालांकि यूरोप के प्रतिबंध के बाद इस बात का दबाव पूरी दुनिया में और खासतौर पर तेल डिप्लोमेसी पर है कि वो रूस को अपने से दूर करे। दुविधा ये है कि एक तो रूस को अलग करने का के अपने कूटनीतिक आयाम है क्योंकि रूस की का दखल उन देशों में है जिन देशों से तेल के उत्पादन का बड़ा हिस्सा आता है। और दूसरी जो बड़ी दुविधा है वो ये कि रूस के उत्पादन की भरपाई कौन करेगा? अगर रूस का प्रोडक्शन मार्केट से बाहर जाता है यूरोप, हाँ, तो किसके पास इतना उत्पादन करने की क्षमता है जो तुरंत उसको सामने ला सके? दोनों तरीके की चर्चाएं हैं। आज लगातार सुबह से टोक्यो के बाजार, लंदन के बाजार, न्यूयॉर्क के मार्केट्स इसी एक बैठक की तरफ देख रहे हैं कि इस बैठक से क्या निकलने वाला है। चर्चा यह है कि दबाव ओपेक पर यह है कि वो रूस से अपनी दूरी बनाए, लेकिन रूस ओपेक के भीतर क्या होता है ये इस बात से निर्भर होगा कि ओपेक देश अपने अगले उत्पादन टारगेट के बारे में, क्योंकि इस बैठक से यह तय होगा कि उनके उत्पादन में जो बढ़ोतरी की संभावना आगे है वो और होगी कि नहीं होगी, या वो जो उत्पादन बढ़ाने की मौजूदा प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं उसी के तरह से वो उत्पादन बढ़ाते रहेंगे। इस पर चर्चा होगी। सर, ओपेक देश उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में अगर मान लीजिए कि ये तय हो गया कि रूस को बाहर रखते हैं और उत्पादन बढ़ाने का जो पूरा दारोमदार है वो सऊदी जैसे देशों पर आता है, क्या इस स्थिति में है ओपेक देश की उत्पादन बढ़ा सकें? ओपेक देशों की दुविधा सिर्फ यही नहीं है। ओपेक देशों में 2019-20 के बाद से एक बड़ी समस्या ये है कि सारे देश इस क्षमता में नहीं है कि वे एक साथ उत्पादन में तत्काल बढ़ोतरी कर सकें। खासतौर से अगर ओपेक देशों में उत्पादन का ढांचा आप सऊदी अरब और अमीरात से बाहर निकल कर देखें, अफ्रीका के जो देश हैं, अंगोला, नाइजीरिया है या कजाकिस्तान है, ओपेक के कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में निवेश नहीं किया है। उसकी बड़ी वजह यह थी कि 2018-19 के बाद दुनिया में माहौल बन गया था कि अब कच्चे तेल की मांग नहीं आने वाली है, रिन्यूएबल्स का ज़माना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली कारें आएंगी। तो सऊदी अरब और अमीरात वो थोड़ी रिच इकोनॉमीज़ हैं, उनके पास सभी कैपेसिटीज़ उन्होंने बढ़ाई थी। तेल की कमी नहीं है इन देशों के पास,
पर लीबिया की जैसे स्थिति, लीबिया की पाइपलाइन में लीकेज के इश्यूज आए जिसके कारण वहां उत्पादन बंद हुआ, कजाकिस्तान में उत्पादन में निवेश नहीं हुआ नया, अंगोला में भी ये समस्या है। तो ओपेक देशों के पूरे हिस्से में जो एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका और सेंट्रल एशिया की ऑयल इकोनॉमीज का है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्वेस्टमेंट ना करने की एक और बड़ी वजह थी कि बैंकर्स ने उन्हें मदद करना बंद कर दिया या फंड करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको ऑयल इकोनॉमी में फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। 2018-19 के बाद से उनको लग रहा था कि ऑयल कैपेसिटीज बढ़ाने को लोन क्यों दिया जाए, क्योंकि दुनिया तो तेल से बाहर जा रही है, वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही। इन सब के बीच अचानक ये कोविड आया। कोविड ने उनकी उत्पादन क्षमताओं को और ज्यादा प्रभावित किया क्योंकि कामकाज बंद हो गया था। तो अब चुनौती यह है कि अगर उत्पादन बढ़ोतरी का फैसला किया जाता, जो सामान्य उत्पादन बढ़ोतरी अभी तक चल रही उसे बढ़ाने की अगर बात की जाती है तो, और रूस को उससे बाहर किया जाता है, तो सऊदी अरब और अमीरात पर बोझ होगा कि वो इस उत्पादन की में कटौती की, उत्पादन में जो नई बढ़ोतरी होनी है, जो रूस का उत्पादन कम होता है और नहीं आता, उसकी भरपाई करे। वो कितनी भरपाई कर पाएंगे, इस पर सारी चीजें दारोमदार इस पर निर्भर है। दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि अमेरिका का कूटनीतिक दबाव ओपेक देशों पर है कि वो उत्पादन में बढ़ोतरी करें, क्योंकि अगर रूस पूरी तरह बाहर होता है तो फिर कीमतें वापस $124-125 पर बैरल के आसपास जाएंगी। बिल्कुल। और आज की बैठक में जो भी डिसीजन निकलेगा वो सीधा सीधा तेल की कीमतों को प्रभावित करेगा, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। और कम से कम छोटी से मध्यम अवधि के लिए ये बैठक कीमतों के लिहाज से सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह ये कि ओपेक की टेक्निकल कमेटी ने शुभम ये प्रोजेक्शन किया था कि करीब 2022 में जो ऑयल मार्केट है वो 5 लाख बैरल पर डे से लेके 1.4 मिलियन बैरल पर डे के आसपास के सरप्लस में होगा। और उस सरप्लस को निगाह में रखकर ही ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में बढ़ोतरी का एक क्रमशः क्रम तैयार किया था। कीमतों में तेजी के बाद दबाव यह है कि, और उसमें रूस का उत्पादन शामिल था, क्योंकि तब तक रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया था और तेल अर्थव्यवस्था अपने सामान्य प्रक्रिया से चल रही थी। उस हिसाब से माना गया था कि करीब 5000 बैरल पर डे से 1.4 मिलियन बैरल पर डे के आसपास की सरप्लस सप्लाई रहेगी और कीमतों को उस स्तर तक रोका जाएगा जिस स्तर पर तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान ना हो। लेकिन अब वो सारी गणित बदल गई, इसलिए उस आंकड़े पर निगाह रहेगी कि वो उत्पादन में बढ़ोतरी का नया आंकड़ा क्या आता है, कितने बैरल पर डे का उत्पादन और जोड़ेंगे ओपेक देश आने वाले 1 महीने के भीतर। इससे तय होगा कि दुनिया के बाजार में कीमतें क्या होंगी। तो ये तो बात हुई तेल की। अब बात करते हैं मांग की, डिमांड की। अर्थव्यवस्था में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है, अगर आप देखिए तो अर्थव्यवस्था के अलग अलग आयामों में, तो वो मांग है। क्योंकि मांग ही वो चीज है जो अगर आप देखिए कंपनियों के मुनाफे दिखाती है, मांग ही वो चीज़ है जो नए इन्वेस्टमेंट लाती है, मांग ही वो चीज़ है जो रोजगार लाती है, सरकार के लिए टैक्स लाती है। तो सब कुछ मांग से जुड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था से अभी जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो ग्रामीण मांग को लेकर हो, चाहे वो शहरों की मांग को लेकर है, वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है उनमें। कैसे विरोधाभास है? एक तरफ खबर आ रही है कि स्टील कंपनियों के पास मांग नहीं है, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि कार कंपनियों की जो बिक्री थी वो प्री कोविड लेवल पहुंच गई है। एफएमसीजी कंपनियां इसलिए परेशान है कि वॉल्यूम गिर रहे हैं, दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि लोग खर्च कम कर रहे हैं। तो आज हम इस दूसरे चंक में, दूसरे हिस्से में अपने कार्यक्रम के मांग को समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग खबरों में मांग की स्थिति क्या है और उस पर अंशुमान जी का नजरिया जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं गांव। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को लेकर आशंकाएं अभी खत्म नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी कंपनियों के उत्पादों की बिक्री लगातार 3 तिमाही से गिर रही है। रिसर्च फर्म नीलसन की रिपोर्ट बताती है कि मार्च तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री वॉल्यूम 5.3% घटे हैं। यानी कि अगर वो पहले कोई भी सामान ले लीजिए, बिस्किट 100 बेच रही थी, तो वो अब 95 से कम बेच रही हैं। हालांकि एजेंसी का कहना है कि कंपनियां जून अंत तक मांग लौटने की उम्मीद जता रही हैं। नीलसन का यह भी मानना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए हाल में जो कदम उठाए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पर उनका असर पॉजिटिव होगा, बशर्ते मॉनसून साथ दे। सर, क्या जून से एफएमसीजी कंपनियों की मांग वापस होती दिखेगी, लौटती दिखेगी? कहना मुश्किल है शुभम, क्योंकि हम 3 क्वार्टर से लगातार जब गिरावट देख रहे हैं तब तक महंगाई कि ये स्थिति नहीं थी जो आज है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है, नीलसन का ये आंकड़ा हमें बताता है कि रूरल एरिया में जो प्राइस इंक्रीज है एफएमसीजी उत्पादों का वो करीब 12% है और अर्बन एरिया में जो कीमतें बढ़ी हैं वो करीब 8.8% है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी उत्पादों का जो प्राइस इंक्रीज का वेटेज है, ओवरऑल वेटेज, वो ज़्यादा बढ़ा। यानी अगर आप गाँव में रहते हैं तो शायद आपके लिए महंगाई ज़्यादा है एफएमसीजी उत्पादों में, और अगर आप शहर में रहते हैं तो कम है। दूसरी चीज़ ये कि जो नॉन फूड कैटेगरी आइटम्स हैं उनके वॉल्यूम में करीब लगभग 10% का डिक्लाइन है।
एफएमसीजी कंपनियों के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि एफएमसीजी कंपनियों का जो बड़ा हिस्सा नॉन फूड कैटेगरी के उत्पादों में जाता है, जहां लोग स्पष्ट रूप से दिखता है कि अपने डिस्क्रिशनरी खर्च में कटौती कर रहे हैं। नॉन फूड का मतलब क्या है? कॉस्मेटिक्स है, ऑयल है, तेल है, साबुन है, मंजन है, और भी ऐसी चीजें हैं जो खाद्य से बाहर हैं। तो लोग खाद्य कीमतों की बढ़ोतरी के कारण एफएमसीजी जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग में, उनकी खपत में कमी कर रहे हैं, और ये वो गिरावट है जो हमें दिखाई देती है वॉल्यूम के साइड से। फूड कैटेगरीज में भी रूरल एरिया में 1.8% का फॉल है, यानी जो पैकेज्ड फूड का पार्ट है, रॉ फूड का नहीं, उसमें भी गिरावट है। और ये पूरी परिस्थिति ये बताती है कि रूरल इकोनॉमी जो कि कंसिस्टेंटली हर साल दर साल आप फसल के साथ कंपनियां ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ने की संभावनाओं की तरफ देखती थी, और वो रूरल इंजन पिछले 3 महीने से एफएमसीजी कंपनियों के लिए मुश्किल बना हुआ। और अब जबकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, रुपया कमजोर हुआ है, कीमतों में एक और बढ़ोतरी की संभावना है। अभी हम आगे जब कंपनियों के नतीजों पर बात करेंगे तो हम इसे और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जो नतीजों का रिव्यू हमारे पास आया है, उस स्थिति में जून में मांग आ पाएगी, इस बात की गुंजाइश कम है। और एक और चलते चलते महत्वपूर्ण संकेत है कि जब शुभम एफएमसीजी चीज़ों का, जो कि लगभग ज़रूरी चीज़ें हैं, साबुन, तेल, मंजन जैसी चीज़ें, आप उनकी मात्रा खपत अलग अलग हो सकती, जब उनकी मांग में इस कदर गिरावट है तो बाकी चीज़ें, पेंट, सीमेंट और बाकी चीज़ें जो आमतौर पर सरप्लस के जरिए आने वाली चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनकी मांग की स्थिति भी इससे कहीं ज़्यादा विकट या खराब होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मांग कहाँ से आती है? खर्च करने से। खर्च की आदतों में क्या बदलाव हुआ वो बताया हमें डेलॉयट की रिपोर्ट ने। रिकॉर्ड महंगाई ने उपभोक्ता के खर्च करने की आदत को बदल दिया है, उस पर असर डाला है। डेलॉयट की रिपोर्ट बताती है कि रिकॉर्ड महंगाई की वजह से उपभोक्ताओं ने अपनी खर्चों में 18% की कटौती की है। रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में आर्थिक अनिश्चितता की संभावना को देखते हुए लोग अब कम खर्च कर रहे हैं। ये ट्रेंड उपभोक्ताओं के खर्च व्यवहार में बदलाव का संकेत दे रहा है। सर, मांग के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? अगर लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो मांग आप कुछ भी कर लीजिए, रेट कट कर लीजिए, टैक्स घटा लीजिए, वो बढ़ेगी कैसे? डेलॉयट की रिपोर्ट निल्सन की रिपोर्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है। निल्सन ने जो बात आंकड़े के तौर पर बताई है कि ग्रामीण इलाकों में और उपनगरीय इलाकों में लोगों की मांग कम हो रही है एफएमसीजी को, डेलॉयट की रिपोर्ट उसका व्यवहारिक पक्ष बताती है। और जब आने वाले समय में कीमतें बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा हो, महंगाई के खतरे ज़्यादा हों और आय बढ़ने की संभावना ना हो, तो ये कॉन्फिडेंस, बाइंग का या शॉपिंग का कॉन्फिडेंस टूटता ही है। तो डेलॉयट की रिपोर्ट ये बता रही है कि लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अभी कीमतें और बढ़ेंगी। लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि सिलेंडर और महंगा होगा। लोगों को लगता है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो स्पेंडिंग आप आमतौर पर थोड़े बेहतर स्थिति में, अच्छे मौसम में करते थे, वो खर्च में गिरावट है, और उस गिरावट का असर हमें कई सारी चीज़ों में दिखाई दे रहा है। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट इंसाइट समझना ज़रूरी है कि जब आप और इस आंकड़े के भीतर जाकर देखें तो जो बड़ा बेस है मार्केट का, वहाँ ज़्यादा दरक रहा है। जो बड़े बेस में खर्च को लेकर उत्साह की कमी ज़्यादा है। यानी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को आप पिरामिड के तौर पर देखें तो जो ऊपर का हिस्सा है, निल्सन की रिपोर्ट बताती है कि ई कॉमर्स चैनल के वॉल्यूम्स में 6% की ग्रोथ आई है परचेज में। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट है नीचे का, जहां जो सीधे शॉप पर जाकर खरीदते हैं, और वो उपनगरीय और कस्बाई मार्केट है, वहां महंगाई के वजह से लोग कम खर्च कर रहे हैं। और ये वो कम खर्च है जो हमने, जिस पर कल जीडीपी के आंकड़ों पर चर्चा के दौरान इस बात को समझने की कोशिश की भी थी कि यदि ये कम खर्च की आदत नहीं छूटी और लोगों ने मार्केट में स्पेंड करना नहीं शुरू किया तो अगली तिमाही मुश्किल में हो सकती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मार्च तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ भले 4.1% रही हो, लेकिन कंपनियों ने इस दौरान खूब मुनाफा कोटा है। रिपोर्ट्स की माने तो मार्च तिमाही के दौरान देश की कंपनियों के औसत मुनाफे 28% से बढ़े हैं। हालांकि दिसंबर तिमाही में हुए मुनाफे से तुलना की जाए तो कुछ कमी रही है। दिसंबर तिमाही में कंपनियों को औसतन 30% मुनाफा हुआ था। सर, कंपनियों के मार्जिन्स कैसी तस्वीर दिखा रहे हैं इकोनॉमी की अगर देखें तो? कंपनियों ने कीमतें बढ़ा के अपने मार्जिन रोकने की कोशिश की। मुनाफे में अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो गिरावट दिखाई देती है, जैसा आपने बताया। अगर हम अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के भीतर जाके देखें तो कंज्यूमर स्टेपल्स के प्राइसेस शुभम बढ़े 5 से 15%, ये कंपनियों के नतीजे बताते हैं। ड्यूरेबल्स की कीमतें बढ़ी 10 से 12% पिछले दिनों में, और ऑटोमोबाइल्स की कीमत बढ़ी करीब 10%।
और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फास्ट फूड, इनकी कीमतों में भी 5 से 15% का इजाफा हुआ। अब इस कीमतों में इजाफे को जब आप इन कंपनियों के नतीजों के भीतर जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि कंपनियों ने औसत 20% के मार्जिन मेंटेन करने के लिए कीमतों में सीधी बढ़ोतरी का सहारा लिया है। वॉल्यूम में बढ़ोतरी से उनके मार्जिन प्रोटेक्ट नहीं हुए और इसलिए आपको मुनाफे में 28% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी एक सीमा से अधिक कीमतें नहीं बढ़ा सकते आप। 50 रुपए का साबुन 100 रुपए का नहीं बेच सकते, 1 लाख रुपए की बाइक 2 लाख रुपए की नहीं बेच सकते। तो मार्जिन पर दबाव अब आने वाले समय में दिखाई देने लगा है। जैसे हिंदुस्तान लीवर ने अपने, उदाहरण के लिए जो आंकड़े हमारे सामने, उस हिसाब से हिंदुस्तान लीवर ने अपने प्राइसेस की कीमत करीब करीब 10% बढ़ाई और रेवेन्यू ग्रोथ 11% रही। तो आप, और जबकि वॉल्यूम के नंबर देखें तो वॉल्यूम में हिंदुस्तान लीवर के सेल्स में गिरावट आई। कई सारी कंपनियों के वॉल्यूम्स में गिरावट हुई और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई। जैसे आयशर मोटर्स ऑटोमोबाइल से एक उदाहरण ले तो इनका वॉल्यूम करीब ईयर ऑन ईयर 9% गिरा, यानी उनके वाहनों की, ट्रैक्टरों की सेल्स गिरी, लेकिन जो रेवेन्यू की ग्रोथ थी वो 9% ऊपर हो गई। तो अब कंपनियां शुभ में यहां से ट्रैप में चली गई हैं। मार्जिन मेंटेन रखना जरूरी है उनके लिए, क्योंकि मार्जिन मेंटेन नहीं रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में उनके शेयरों की पिटाई होगी, बाजार में निवेशकों को कम रिटर्न मिलेगा। दूसरी तरफ उनके कर्ज की लागत आने वाले समय में बढ़ने वाली है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने वाली है और लागतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ाने की एक सीमा है, कीमतें बढ़ाकर आप कब तक अपने मार्जिन्स को सपोर्ट कर पाएंगे। तो यहां से दिलचस्प और रोचक परिस्थिति शुरू होती है। अगली तिमाही में जब कंपनियों के नतीजे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश कितनी रखी, या अब वो खर्च कम करने की तरफ जाएंगी, स्पेंडिंग को कट करने की तरफ जाएंगी। और हमें पता है कि स्पेंडिंग कट नौकरियों के कट के लिए कुख्यात है। हाँ, जैसे ही कंपनियां या कॉर्पोरेट्स स्पेंडिंग कम करना शुरू करते हैं, खर्च कम करना शुरू होते हैं, तो उसकी पहली जो तलवार है वो जॉब्स पर, सैलरीज पर पड़ती है। और ये है वो महंगाई का भीतरी मार, ये है वो महंगाई की अंदरूनी मार जो आपको कंपनियों के नतीजों के भीतर दिखाई देती, जिसे आप 28% के मुनाफे के ग्रोथ में ये भीतरी मार छिप जाती है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, मांग कितनी जरूरी है। मांग से बात शुरू होकर नौकरियों तक, रोजगार तक आ गई। अगली खबर और इंपॉर्टेंट, स्टील की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई थी उसका असर अब दिखने लगा है। पिछले महीने के मुकाबले स्टील की कीमतों में 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति टन की गिरावट आ चुकी है। सरकार ने जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी उस समय स्टील का भाव 71,000 रुपये प्रति टन था, लेकिन अब भाव 64 से 65,000 रुपये प्रति टन आ गया है। अप्रैल में तो स्टील का भाव 76,000 रुपये प्रति टन चला गया था, ये भी ध्यान रहे। स्टील की कीमतों में आई गिरावट उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन स्टील कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। रिपोर्ट की माने तो भाव में और गिरावट की आशंका के चलते छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में कंपनियों से सप्लाई नहीं उठा रहे। अगले महीनों में, आने वाले महीनों में 55 से 60,000 रुपये प्रति टन भाव आ जाएगा। बाजार में ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। सर, स्टील कंपनियों के लेवल पर देखें तो कीमतें जो 70,000 थी वो 55-60 तक आने की उम्मीद है, यानी कि ये बड़ी कटौती है, 15,000 20,000 रुपये। उन लोगों को ये कमी महसूस होगी जो स्टील का बर्तन, बाल्टी, कार, मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे। यही यहाँ दुविधा है। स्टील की कीमतों में गिरावट के बाद स्टील की खपत करने वाले उद्योग स्टील के जरिए जो कीमतों में बढ़ोतरी है वो शायद नहीं ले आएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियों से जब ये पूछा गया पिछले हफ्तों में कि स्टील की कीमतों में गिरावट हुई है तो क्या आप कीमतें घटाएंगे, तो उन्होंने कहा कीमतें बढ़ाएंगे नहीं, हम घटाने की गुंजाइश नहीं। और यही कमोडिटी से आने वाली या जो थोक ढांचे से आने वाली महंगाई है उसकी दिक्कत है कि वो एक बार जब बढ़ती है तो उसे पीछे लाना मुश्किल हो जाता है। तो स्टील की 60-70 हज़ार रुपये पर टन की कीमतों वाली जो महंगाई है वो बिल्ट की जा चुकी है सिस्टम में, प्रोडक्ट में, चाहे वो आप एक बॉक्स खरीद रहे हो या कार खरीद रहे हो, उस महंगाई को कंपनीज ने अपनी मौजूदा कॉस्ट में फैक्टर इन कर लिया। और इसीलिए हमने आपको बताया कि 10 से 12% से 15% तक कीमतें बढ़ी हैं, तो वो कीमतें बढ़ा दी गई। अब स्टील की कीमतों में गिरावट के बाद फिलहाल उत्पादों की कीमतों में कमी नहीं आएगी, लेकिन कंपनियां क्या इस गिरावट को किसी दूसरे तरीके से पास ऑन करेंगी, ये बात अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ समय तक स्टील की कीमतें नीचे रहती हैं तो इसका असर हमें स्टील कंपनियों की सेहत पर जरूर दिखाई देगा, शेयर बाजार में उनके स्टॉक्स पर भी दिखाई देगा। अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर नहीं है स्टील कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं, लेकिन अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप ये मान सकते हैं कि फिलहाल स्टील का कॉन्ट्रीब्यूशन महंगाई बढ़ाने में अब खत्म हो जाएगा।
स्टील एज ए इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर महंगाई में जो बढ़ोतरी कर रहा था थोक महंगाई में, वो शायद अब हमें नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि कीमतें क्रैश करना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि कीमत एक सीमा से अधिक क्रैश करने के अपने नुकसान है, जो हमने आपसे पहले चर्चा की थी कि स्टील कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान रुकेंगे, उनके नए निवेश पर असर पड़ेगा, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कीमतों में अचानक गिरावट के कारण हमें आगे आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं, दिखाई देंगे। और कार कंपनियां स्टील की कीमतें घटने के बाद कीमतें घटाएंगी भी क्यों? वो इसलिए नहीं घटाएंगी क्योंकि उनके यहाँ तो ऑलरेडी वेटिंग है, कारें हैं नहीं जो लोग खरीदें। अगर कारें होती तो शायद डिमांड नहीं होती तो उसको कम करने के लिए शायद कम की भी जाती, लेकिन जब साल भर की वेटिंग चल रही है तो कीमतें कम की। और इसीलिए कार कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में लगातार कीमतें बढ़ाई हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी बाजार बचा है कोविड के बाद छोटा, उस बाजार को भी सप्लाई करने लायक कारें पर्याप्त सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी डिमांड और सप्लाई का जो खेल है ऑटोमोबाइल मार्केट में, वो कंपनियों के पक्ष में है। जबकि ग्राहक बाजार में खड़े हैं पैसा लिए हुए, और ग्राहक और जल्दी में है क्योंकि उनके लिए होम लोन के रेट्स बढ़ने वाले, तो वो चाहते हैं कि उनकी कारें उन्हें जल्दी उपलब्ध हो जाए। तो ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्राइस साइड से, कीमतों की साइड से ये सिनेरियो अच्छा है, पर वॉल्यूम साइड से सिनेरियो खराब है, क्योंकि उन्हें वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं मिलेगी। एक बड़ा चंक जो नीचे एस्पिरेशनल क्लास था, जो बाइक से कार खरीदने की तरफ जाने वाला था, वो शायद अब कार खरीदने से हिचकेगा, क्योंकि उसके लिए कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। बिल्कुल। और एक काफ़ी दुष्चक्र है कि अगर आपके सप्लाई नहीं है, ग्राहक हैं, तो आप कीमतें नहीं भी घटाएंगे, भले आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी और बड़े पैकेज की ओर, अगले चरण की ओर, वो है गेहूं। ये सरकार की मुसीबत बन गया है। शुरू से देखें और अब तक तो सरकार ने जो भी बोला उससे उसको पीछे हटना पड़ा। उत्पादन का अनुमान लगाया, वो घट गया। सरकारी खरीद का अनुमान लगाया, वो घट गया। निर्यात करना कहा कि निर्यात करेंगे, पीछे हटना पड़ा। मतलब शुरू से अंत तक आप कहानी में देखिए तो हर जगह सरकार को बैकफुट पे आने पड़ा। पहले इस पर टिप्पणी लें अंशुमान जी की, उससे पहले आप मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट देखिए कि कैसे तीर निशाने पे नहीं लगा। गेहूं निर्यात का तीर सरकार ने जो निशाना साध कर लगाया था, वो चूकता दिख रहा है। दरअसल उम्मीद ये थी कि निर्यात पर पाबंदी से मंडियों में गेहूं के दाम एमएसपी के नीचे चले आएंगे, जिससे सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन न तो भाव एमएसपी के नीचे पहुंचा और न ही सरकार की खरीद का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। उस पर तुर्रा ये कि प्रतिबंध भी सरकार के गले फंस गया। केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। तब तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 179 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। उम्मीद थी कि प्रतिबंध के बाद किसान अपना गेहूं व्यापारियों को बेचने के बजाय सरकार को बेचेंगे। लेकिन 31 मई तक सरकारी एजेंसियां सिर्फ 7.5 लाख टन गेहूं और खरीद पाई हैं। सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद के लक्ष्य को भी 440 लाख टन से घटाकर 195 लाख टन किया था, लेकिन अब यह भी पूरा होता दिख नहीं रहा। हालांकि निर्यात रोककर कीमतें घटाने के मकसद में थोड़ी सफलता जरूर मिली है। 13 मई को देश की प्रमुख मंडी देवास में गेहूं का औसत भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 31 मई को घटकर 2015 रुपए तक आ गया। हालांकि ये भी अभी एमएसपी के नीचे नहीं है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2015 रुपए ही है। अब समझिए कि निर्यात आखिर गले कैसे फंसा। एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध की घोषणा के दिन ही सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस गेहूं के निर्यात के लिए पहले से करार हो चुका है, उस पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन शर्त थी कि निर्यातक को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके लिए एक्सपोर्ट डील के कागज या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाना होगा। उम्मीद थी कि ऐसा 4 से 5 लाख टन गेहूं ही बचा है जिसके एक्सपोर्ट के लिए करार हुआ है। लेकिन ट्रेड सोर्स बता रहे हैं कि 10 लाख टन से ज्यादा के लेटर ऑफ क्रेडिट सरकार के पास पहुंच चुके हैं। सरकार को शक है कि व्यापारी निर्यात डील के बैक डेट कागज दिखा रहे हैं। इसी शक की वजह से सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब लेटर ऑफ क्रेडिट की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और धांधली मिली तो आर्थिक अपराध का केस दर्ज होगा। इतना ही नहीं, एक्सपोर्टर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी मुश्किल कर दिया है। कुल मिलाकर गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन सरकार के लिए उलझन बन गया है। इधर महंगाई के मोर्चे पर सरकार को राहत मिलती नहीं दिख रही। सरकार ने गेहूं उत्पादन का अनुमान
11.13 करोड़ टन से घटाकर 10.64 करोड़ टन कर दिया। लेकिन ट्रेड सोर्स मान रहे हैं कि उत्पादन 10 करोड़ टन से भी कम है। अगर ऐसा हुआ तो घरेलू सप्लाई की किल्लत हो सकती है, जो सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता होगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सर, सरकारी खरीद का अनुमान घटा दिया था, उसके बाद भी जो अनुमान लगाया था वो भी अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। कितनी बड़ी चिंता है ये बड़ी चिंता है। देखिए, जैसा शुरुआत में शुभम ने कहा कि गेहूं को लेकर पूरा का पूरा ये साल सरकार की नीतियों में एक के बाद एक सीक्वेंशियल भूलों का और गलतियों का पूरा साल हो गया। और गेहूं में पॉलिसी में इतना मिस हुआ है, इतना मिसमैच हुआ है फैसलों में कि सरकार खुद भी नहीं समझ पा रही कि क्या किया जाए। जैसे पहली चीज ये देखें, जो वीट का प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट का टाइम भी बढ़ाया गया। बिल्कुल सामान्य से अधिक समय तक एफसीआई को इंगेज रखा गया, मंडियों को खुला रखा गया कि गेहूं जो बचा हुआ है बाजार से वो आ सके। ये भी कोशिश की गई, निर्यात पर प्रतिबंध का होने से जो समस्याएं आई वो अलग है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। निर्यात को पहले तो खोलने का फैसला हड़बड़ी में किया गया। भारत के अनाज भंडार की वास्तविकता नहीं देखी गई, फिर उतनी ही हड़बड़ी में, उतने ही नीजर्क में उसे बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन इसका कोई फायदा वीट का प्रोक्योरमेंट बढ़ाने की दृष्टि से नहीं हुआ। 54% वीट का प्रोक्योरमेंट गिरा। अब तो खत्म हो गया सीजन, बरसात सामने खड़ी हुई है। 1865 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हुआ, 13 साल के लोएस्ट लेवल पर है। अब आप सोचिए, 13 साल के लोएस्ट लेवल का जो वीट के स्टॉक का आंकड़ा है, ये बाजार में महंगाई को स्थायी रूप से ताकत देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार के पास अनाज का भंडार 13 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर है। ये पूरी की पूरी महंगाई वीट की ट्रांसलेट होकर अगले साल तक, जब तक अगले साल रबी की फसल तैयार नहीं हो जाती, जो भारत का मेन वीट सीजन है, तब तक ये महंगाई रहेगी। तो ये फैसला तो पटरी से उतर ही गया। इसके अलावा निर्यात के स्तर पर भी बहुत सारी चीजें गले में फंसी हुई है दुविधा के तौर पर। बंद भी कर दिया तो भी नहीं हो पा रहा है। अब सरकार की दुविधा यह है कि जो निर्यात के लिए गेहूं सीपोर्ट्स पर पहुंच चुका है, अभी जो आंकड़े अलग से मिल रहे हैं उस हिसाब से करीब 1.7 मिलियन टन गेहूं पड़ा हुआ है, जिसका निर्यात रोक दिया गया। वो गेहूं खराब होगा मानसून में, और उसका निर्यात कैसे खोला जाएगा। दूसरी तरफ कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने के इश्यूज भी बराबर सामने आ रहे हैं। टर्की से एक बड़ा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ जो कि निर्यात के लिए गया था। बिल्कुल। एक और उलझन है, वो उलझन है WTO से जुड़ी। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक से पहले भारत और चीन सहित संगठन के 60 सदस्य देशों ने खाद्य सब्सिडी के नए प्रस्ताव को समर्थन दिया है। प्रस्ताव में विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज खरीद, भंडारण और वितरण को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों में उस अनाज के निर्यात को भी अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है जिसे भारत जैसे देश खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों से खरीदते हैं। भारत में हर साल खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में गेहूं चावल खरीदा जाता है। पिछले साल देश में पैदा हुआ 40% गेहूं और लगभग 48% चावल खाद्य सुरक्षा के नाम पर किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। हालांकि घरेलू खाद्य जरूरत को पूरा होने के बाद भी सरकार गोदामों में भारी मात्रा में अनाज भरती है जो बच जाता है, और अब भारत सरकार उसी बचे हुए अनाज को निर्यात करने के लिए WTO से अनुमति मांग रहा है। सर, विकासशील देश क्या दलील दे रहे हैं WTO में? शुभम, WTO की बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रियल मीटिंग, मंत्री स्तरीय बैठक इस महीने होने वाली है, जिसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी अलग अलग तरहों से, फिशरीज पे भी कुछ काम चल रहा है। पर भारत की दृष्टि से ये बैठक और इस बैठक में फूड सिक्योरिटी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। और पहली बार लंबे समय बाद WTO में एक साथ एक बड़ी ग्रुपिंग ने फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए WTO के जो नियम हैं उनको बदलाव के लिए दबाव बनाया है। इस ग्रुपिंग में एक तो G33 देश हैं, जिनको G33 कहते हैं, वो WTO में डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, और दूसरा एक ग्रुप है जिसको हम ACP ग्रुप कहते हैं WTO में, जिसमें अफ्रीका, कैरिबियन और पैसिफिक नेशंस हैं। इन्होंने मिलकर WTO में जो फूड सब्सिडी को लेकर दिए गए नियम हैं उन्हें बदलने के लिए दबाव बनाना शुरू किया और प्रस्ताव मूव किया है। नियम क्या है? नियम ये है कि कोई भी देश अपने यहाँ अनाज की खरीद के लिए एक सीमा तक ही सब्सिडी दे सकता है, ताकि वो उसकी खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो। क्योंकि सब्सिडीज़ को हमेशा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कहा जाता है, वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं दुनिया में। आप सस्ता सामान खरीद कर एक्सपोर्ट करते हैं अपने यहाँ, अगर आप बजट से, तो दूसरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इस नियम को लेकर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो अफ्रीकन, कैरिबियन, पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, इनका ग्रुप ये चाहता है कि WTO अपने नियमों में बदलाव करे। WTO नियमों में बदलाव ये करे कि वो सब्सिडी की गणना में ताज़ा महंगाई को शामिल करे। अभी मौजूदा परिस्थिति में कोई देश कितना सब्सिडी देगा, इसकी जो गणना का फार्मूला है वो 85-86 के
प्राइसेस पर है। इन देशों का कहना है कि फूड का चैलेंज है, शॉर्टेजेस हैं, पूरी दुनिया में फूड की कीमतें बढ़ी हैं और अब दुनिया के देशों को अपने किसानों को और ज़्यादा सब्सिडी देने की ज़रूरत है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और भुखमरी की किसी संभावना को टाला जा सके। ये प्रस्ताव WTO में चर्चा के लिए आया है, भारत भी इस प्रस्ताव का हिस्सा है और इस प्रस्ताव के कारण WTO की बैठक काफ़ी अहम हो गई, मिनिस्ट्रियल बैठक, जिसमें चर्चा के बारे में पता चलेगा कि इस पर फैसला क्या हुआ। इसी के साथ जुड़ा है वो प्रस्ताव कि दुनिया के कुछ देश अगर किसी दूसरे देश को अपने अनाज भंडार से निर्यात करना चाहें और वो अनाज वहाँ फूड सिक्योरिटी के लिए जाए, ट्रेड के लिए नहीं जाए और वहाँ के लोगों की भुखमरी को या वहाँ के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को सपोर्ट के लिए जाए, तो उसे भी इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए। भारत ने ये कोशिश मार्च अप्रैल में की थी जब गेहूं निर्यात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह बना था, हालांकि वो नीति वास्तव में बाद में पलट दी गई तो भारत अपनी ही दुविधाओं में फंस गया। लेकिन WTO की बैठक में फूड सब्सिडी को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर पहली बार एक नए तरीके की बहस और चर्चा दिखाई दी है और ये इसका फैसला दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा, जो भी फैसला इस मिनिस्ट्रियल बैठक से निकल कर आता है। बिल्कुल, तो दो बैठक आज के चर्चा में जो डिस्कस हुई अंशुमान जी ने बताई, एक ओपेक वाली है और एक WTO वाली है। इसका रिजल्ट तो आगे आएगा। ओपेक वाली का रिजल्ट आज शाम तक सर आ जाएगा? हाँ, ओपेक का रिजल्ट आज शाम तक आ जाने की संभावना है और उससे ये पता चलेगा कि तेल की कीमतें क्या होंगी और हम लोग कल उस ओपेक की बैठक के नतीजे को लेकर आपके साथ सामने आएंगे। बिल्कुल, बैठक में क्या हुआ, उसके नतीजे क्या निकले और उसके मायने क्या हैं, तीनों आपको कल के मनी सेंट्रल में अंशुमान जी समझाएंगे। तो कल का मनी सेंट्रल देखना ना भूलिएगा। आज का मनी सेंट्रल आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सुझाव भेजिए आप हमको, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके। सर आपका ही बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कल फिर होगी मुलाकात शाम को 7 बजे। नमस्कार। तेरी का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है।